ठीक है। तो अब इसमें मैंने बताया था कि मोनोसैकेराइड्स के बारे में, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, जिसमें मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड जो है वो शुगर होते हैं और उसे हम शुगर कहते हैं, और पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो नॉन शुगर होते हैं, यानी कि वो स्वीट एंड टेस्ट नहीं होते हैं। अब मोनोसैकेराइड के बारे में बातें शुरू हो रही थी। एक्चुअली हमने कार्बोहाइड्रेट्स तो कल ही शुरू कर दिया था, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कल ही से स्टार्ट हो चुका है। उसके आगे हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये भी हमने बताया था, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट इस तरीके से दिखता है और ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल मोनोसैकेराइड्स आर शुगर, यानी कि चाहे वो कोई सा भी मोनोसैकेराइड हो, सारे के सारे को हम शुगर ही बोलेंगे। और इसका जनरल फॉर्मूला CxH2O होल y हो सकता है। अगर x और y की वैल्यू 1 होगी तो हम इसको CH2O होल n भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब रेंज ऑफ x जो है वो होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इज सेम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन का नंबर है और जो ऑक्सीजन का नंबर है वो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर इनके ट्वाइस है, तभी तो 1:2:1 का रेशियो। इसलिए बोला जा रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम्स का नंबर होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक रेंज x इज इक्वल टू 3 से लेकर 7 तक। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझते हैं आप, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अब हम क्या करते हैं कि इसे x ना लिख के एक काम करते हैं, इसे n लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो n है इसका नंबर होना चाहिए 3 से लेकर 7 तक। अब मान लो कि हमने किया n इज इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1 किया, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, CH2O, ठीक है। उसी तरीके से अगर तुम n इज इक्वल टू 2 करोगे तो आएगा C2H4O2। उसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 तो C3H6O3। उसी तरीके से n इज इक्वल टू 4, 5, यहाँ तक कि तुम 7 तक जाओगे, ठीक है। मैक्सिमम 7 तक जाओगे और इसे सब्स्टिट्यूट करोगे। रुको मैं इसे नीचे लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो नया ही स्लाइड आएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 लिया, तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू तो आया CH2O। n इज इक्वल टू 2 लिया तो वैल्यू आया C2H4O2, ठीक है। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 लेंगे। अब मैं 7 तक लिखूंगी, लिखने का एक कारण है, तुम लोग अपना माइक म्यूट करके भी बोल सकते हो कि क्या आ रहा है, अनम्यूट मत करना। थैंक यू। अब लास्ट है n इज इक्वल टू 7। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब इतना ज्यादा लिखने का क्या मतलब है, जब वहां पर ऊपर में बस 3 से लेकर 7 लिखा हुआ है, वो समझेंगे आप, ठीक है। अब आज का टॉपिक ज्यादा रटने वाला नहीं है। आज मैंने खुद से एक मतलब एक स्ट्रक्चरल क्लास सॉर्ट ऑफ है, तो आज का टॉपिक ज्यादा समझने वाला है। फिर देखो n इज इक्वल टू 1 जब आता है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं मोनोज, ठीक है। अब 2 आ गया तो इसे हम कहेंगे डायोज, 3 आ गया तो इसे हम कहेंगे ट्रायोज, 4 आ गया तो इसे हम कहेंगे, ये थोड़ा अलग है, इरिथ्रोज, ठीक है। अब 5, एक सेकेंड, अब जब यहाँ पर 5 आ चुका है तो 5 को हम कहते हैं पेंटोज, हाँ पेंटोज, और 6 को हम कहेंगे हेक्सोज, और 7 को हम कहेंगे हेप्ट्यूलोज, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इतने सारे हमने लिख तो दिए, लेकिन जब एग्जिस्टेंस की बात आती है
तो n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 वाले कंपाउंड्स जो होते हैं, यानी कि मोनोज और डायोज, इस नाम के कोई भी मोनोसैकेराइड एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें नहीं कंसिडर करते हैं। ये एग्जिस्ट अभी तक हमें जब हमने जो पढ़ाई की है, जो भी रिसर्च हुए हैं, उसमें पता चला है कि इस n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के कोई भी मोनोसैकेराइड एग्जिस्ट नहीं करते। तो मोनोसैकेराइड जहाँ से एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं उसका नंबर होता है n इज इक्वल टू 3 से, यानी कि n इज इक्वल टू 3 यानी कि ट्रायोज से जो मोनोसैकेराइड है वो एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो n इज इक्वल टू 7 तक, यानी कि 8, 9, 10 ये सब नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ था n इज इक्वल टू 3 से लेकर n इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड है, n इज इक्वल टू 7 वाला इज द लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड, और n इज इक्वल टू 3 जो था उसे हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड, यानी कि ट्रायोज जो है वो स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो ये समझाना था। अब ऊपर में एक टेबल दिया हुआ है, उस पर देखते हैं। ये वाला टेबल, ये टेबल की बात कल नहीं हुई थी। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी मोनोसैकेराइड को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, 5, 6 और 7, इसीलिए नाम है ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। तो n इज इक्वल टू 3 में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड, और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, DHAP, और ग्लिसरल्डिहाइड, जिसे ग्लिसरल्डिहाइड को हम बोलते हैं PGAL, यानी कि पागल भी बोल सकते हैं, बस पागल में ए मत लगाना, ठीक है, PGAL और DHAP। अब ये क्या है, ये तुम पढ़ोगे अपने बॉटनी में, ग्लाइकोलाइसिस करके मतलब एक टॉपिक आएगा तुम्हारा, उसमें तुम ये चीज पढ़ोगे और तुम्हें फिर ये बिल्कुल आसान सा लगेगा। तो अभी बस याद कर लो कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये PGAL का मतलब होता है ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 4 में आता है इरिथ्रोज और इरिथ्रियोलोज। अब इसका क्या मतलब होता है, तो अब वो समझते हैं। देखो होता क्या है कि ये जो भी मोनोसैकेराइड है, ठीक है, ये केमिकली होते हैं। मुझे नहीं पता ये स्लाइड कहाँ पे मैंने शेयर किया है, तो ये मैं लिख देती हूँ, मैं शेयर कर दूंगी ये स्लाइड को, ठीक है। जो भी मोनोसैकेराइड होते हैं, ये केमिकली क्या होते हैं, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स मतलब कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर कीटोन हो सकते हैं, यानी कि इनमें OH ग्रुप रहेगा, OH ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, और सिर्फ एक OH ग्रुप रहेगा तब हम उसे मोनोसैकेराइड नहीं कहेंगे, एक से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, ठीक है। और इस OH ग्रुप के साथ या तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप रह सकता है, नहीं तो कीटोनिक ग्रुप रह सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा, यानी कि इसके साथ या तो ये रहेगा या तो इसके साथ ये रहेगा, कोई एक, ठीक है। इसलिए दिया है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होते हैं, यानी कि CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड, ये होता है टर्मिनल इन पोजीशन, यानी अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम समझेंगे कि ये टर्मिनली प्रेजेंट रहता है। और अगर C डबल बॉन्ड O को हम कहते हैं कीटोन, ये ग्रुप रहे तो ये होता है सब टर्मिनल, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब देखो, वो सारे मोनोसैकेराइड जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं एल्डोजेस। तो अब हम मोनोसैकेराइड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट रहा तो हम उसे कहेंगे एल्डोजेस, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर उसमें कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे कीटोजेस, ठीक है। तो अब हम कैसे पता लगा पाएंगे, अगर हम स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि एल्डोज कौन है और कीटोज कौन है। तो उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि
वो सारे चीजें जिसमें एंड में ओज आए, ठीक है, वो सारे एल्डोज में आते हैं। और जिसमें ल्यूलोज या ल्यू वर्ड आए वो सारे कीटोज में आते हैं, ठीक है। कैसे, तो अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला ग्लूकोज है, देखो ओज आ रहा है तो एल्डोज में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से एराबिनोज, ठीक है, एल्डोज। उसी तरीके से जाइलोज, जाइलोज। ऊपर में अभी हमने पढ़ा था एरिथ्रोज, उसी तरीके से है एक और। ऊपर वाले स्लाइड में सारे नाम मेंशन्ड है कि ये कहाँ फॉल करते हैं, राइबोज, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी बस इतना ही याद रखो जो इम्पोर्टेंट है। अब उसी में कीटोज में क्या हो जाएगा, तो देखो ग्लूकोज का तो ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन एराबिनोज का हो जाएगा एराबिलोज, ल्यूलोज, ठीक है। उसी तरीके से जाइल्यूलोज, उसी तरीके से एरिथ्रियोलोज और राइब्यूलोज। तो जहां पे भी ल्यूलोज आ रहा है वो सारे कीटोन है। अब बात इधर क्या आता है कि एक ऐसा चीज है जो कि थोड़ा सा अजीब तुम्हें साउंड करेगा, नाम है फ्रक्टोज, यानी ओज आ रहा है, तो होना तो चाहिए था इसे CHO यानी कि एल्डिहाइड वाले ग्रुप में, लेकिन ये है कीटोन वाले ग्रुप में, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम जो होता है वो होता है लेव्यूल्यूलोज, ठीक है। लेव्यूल्यूलोज इसका असली नाम होता है और इसे हम फ्रक्टोज कह के बुलाते हैं, ठीक है। तो ये नाम कोई जानता नहीं है, क्यों नहीं जानता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग अभी जितना भी चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग फ्रक्टोज ही बोलेंगे, लेव्यूल्यूलोज नहीं बोलेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक D फॉर्म होता है और एक L फॉर्म होता है, ठीक है। अभी तुम लोगों ने ये आइसोमेरिज्म नहीं किया है तो बस इतना समझो कि ये लीवो रोटेटरी होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं लेव्यूल्यूलोज, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ये एग्जाम्पल्स अभी बाय हार्ट तुम्हारे आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है। बस देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं मैं एक बार उसे देख लो ताकि तुम्हें समझ में आए क्या है क्या नहीं है। जैसे यहाँ पे ट्रायोज में तो हो गया DHAP और PGAL। टेट्रोज में देखो एरिथ्रोज और एरिथ्रियोलोज, ठीक है। उसी तरीके से पेंटोज में जाइलोज, जाइल्यूलोज, ठीक है। ल्यूलोज यानी कि कीटोन में आ रहा है और लोज मतलब कि वो एल्डिहाइड में आ रहा है। यानी कि एक मोनोसैकेराइड के दो फॉर्म्स हो सकते हैं, पेंटोज के दो फॉर्म, एक एल्डिहाइड और एक कीटोनिक, टेट्रोज के दो फॉर्म, एक एल्डिहाइड और एक कीटोनिक, वैसे ही हेक्सोज के दो फॉर्म, एक एल्डिहाइड और एक कीटोनिक। तो ग्लूकोज इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, फ्रक्टोज इज कीटोनिक ग्रुप। हेप्टोज में देखो स्यूडो हेप्ट्यूलोज, तो हेप्ट्यूलोज आ रहा है यानी कि कीटोनिक। अब यहाँ पे एल्डिहाइडिक फॉर्म मेंशन नहीं किया गया कि तुम्हें इतना n=7 तक जाना ही नहीं है, तुम्हें जनरली पढ़ना है यहाँ 6 तक, ठीक है। तुम्हारा 11, 12, 6 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जब तुम पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस वाला चैप्टर जो मैंने अभी बताया, जब ये ग्लाइकोलाइसिस होता है फिर ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में और फिर ये एंटर करता है ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जब ये डिफरेंट जगह साइकिल्स में एंटर करता है तो इससे हमें एक चीज मिलती है जो तुमने सुना होगा, दैट इज ATP, ठीक है। और इसी ATP को हम एनर्जी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो चल रहा है। तो अभी 11th तुम्हारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आएगा तो तुम इसे पढ़ लेना, लेकिन ये मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया क्योंकि जाके जब तुम 12 में इसे रिवाइज करो तुमको पता चले कि हाँ ये पॉइंट का मतलब ये था जो उस समय मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें अभी बस इतना समझना है कि हाँ इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन, रुको मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये जब जो कार्बोहाइड्रेट होता है कि जो इस प्रोसेस से गुजरता है तो हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वही लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। को सेक्शन रुकना। ठीक है, अब देखो दूसरा है कार्बोहाइड्रेट आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? देखो मार्केट में ग्लूकोज के ग्लूकॉन डी करके पैकेट्स मिलते हैं, जब तुम इसे डायरेक्टली डालते हो पानी में तुम्हें डायरेक्टली इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो वही लिखा हुआ है कि ग्लूकोज इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जो कि हेक्सोजस को बिलोंग करता है। तो वही लिखा हुआ है इट इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि प्रपोर्शनेटली हर चीज़ों को लेना। तो बैलेंस डाइट में अमाउंट क्या रहना चाहिए हर चीज़ का? तो समझना, कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोटीन इज टू फैट का रेशियो रहता है 3:1:1। तो तीन भाग तो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही लेके जा रहा है। तो समझो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है हमारे रोज के डाइट में, ठीक है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का। वही हम प्रोटीन और फैट को एनर्जी का सोर्स नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एवरीडे एनर्जी का सोर्स होता है। मान लो कभी हमें खाना नहीं मिला और हम फास्टिंग में है या स्टारवेशन में चले गए, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में है नहीं, तो प्रोटीन और फैट को ऑक्सीडेशन होता है और तब हमें फूड मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्रोटीन और फैट को ऐसा जनरली नहीं बोलते हैं कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ फूड, जितना हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एम्फेसिस देके बोलते हैं। तो यहाँ तक तो बात रही जो कि इजी बातें थी। अब जो हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझना और जहाँ पे नहीं आए वहीं पे बोलना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में कहीं कहीं स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। और इनफैक्ट तुम्हारे क्लास 12 के बायोमोलिक्यूल्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। देखो पहले मुझे बताओ कि 11th को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया है कि नहीं? ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो तुम्हें पता है ना हाइब्रिडाइजेशन sp1 sp2 sp3 पता है? ठीक है, तब तो ठीक है। और किसी को जिसको नहीं पढ़ाया गया है यहाँ पर? यहाँ पर है कितने लोग? गौरी तुम्हें पढ़ाया गया है? ठीक है, तो अब तुम्हें पढ़ाया गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जो भी हमने मोनोसैकेराइड्स अभी तक पढ़े हैं ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो दो फॉर्म कौन कौन सा है? एक होता है लीनियर और एक होता है रिंग। देखो होता क्या है, जनरली जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो इन नॉर्मल केसेस रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्वस मीडियम में। और हमने अपनी पढ़ाई इजी करने के लिए जनरली उसे एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और वो लीनियर फॉर्म में, यानी कि हम लीनियर फॉर्म में चीज़ों को समझते हैं लेकिन एक्चुअल चीज़ें रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे समझने के लिए हमने बनाया था। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रिंग फॉर्म में, जितने ही मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड्स के बारे में बातें हो रही हैं, वो एग्जिस्ट करती है रिंग फॉर्म में इन एक्वस मीडियम। अब देखो लीनियर का मतलब होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग का मतलब होता है क्लोज चेन स्ट्रक्चर। अब ये जो रिंग फॉर्म है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। ये रिंग फॉर्म फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है और वो पार्ट क्या क्या है? एक है फ्यूरानोज
और दूसरा है पायरानोज। फ्यूरानोज का मतलब होता है कि 4, यानी कि इसमें 4 कार्बन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। यानी कि ये कुछ इस तरीके का रिंग दिखेगा तुम्हें। 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन। वहीं पे पायरानोज की अगर हम बात करें तो पायरानोज जो होता है इसमें 5 कार्बन रहता है और 1 ऑक्सीजन रहता है, यानी कि ये हेक्सागोनल रहता है। और ये होता है पेंटागोनल। ये स्ट्रक्चर सा कैसा रहेगा? सर स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरीके से। वन 2 3 4 एंड 5। अब देखो ऑक्सीजन के जो नेक्स्ट एटम होता है तुम वहीं से कार्बन नंबर 1 मेंशन करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो तुम यहाँ इसे कार्बन नंबर 1 बोलो या तो इसे कार्बन नंबर 1 बोलो, एक ही बात है। यानी ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, इसीलिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन अटैच्ड है, तो या तो तुम इसे कार्बन नंबर 1 बोलो या तो इसे कार्बन नंबर 1 बोलो, ठीक है। तो ये रही दूसरी पॉइंट इसकी। अब यहाँ तक अगर चीज़ समझ में आ गई है तो अब हम एक एक स्ट्रक्चर को लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं एकदम हेक्सोस तक पढ़ाऊंगी क्योंकि हेप्टियोलोस जैसे मैंने बताया था कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारे पढ़ाई में, तो इसीलिए n=3 से लेकर n=6 तक, और आज का पूरा क्लास स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर ही होगा, तो आज यही समझ के जाना क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रायोज, ठीक है। ट्रायोज मतलब कि n=3, और ट्रायोज एक तरह का मोनोसैकेराइड ही है और सारे के सारे मोनोसैकेराइड ही हम बना रहे हैं। ये ध्यान में रखना बन क्या रहा है, ठीक है, मोनोसैकेराइड बन रहा है। तो n=3 जब हम लिखते हैं तो हमें मिलता है C3H6O3, ठीक है। चाहो तो एक रफ नोटबुक अपने सामने रख सकते हो ताकि यहाँ पर जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो एक बार तुम भी बनाओ साथ साथ। तो 2 मिनट का टाइम है, अगर तुम्हें रफ नोटबुक लाना है तो ले आओ जल्दी से। ठीक है, ओके। अब ट्रायोज में एग्जाम्पल ऊपर वाले टेबल में था, एक पागल था, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इसे बोलते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड तुम लिखो। और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्लिसर अल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, यानी CHO रहेगा। एक सेकंड, ये बार बार स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा यानी कि CHO ग्रुप रहेगा यहाँ पर। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी DHAP का मतलब होता है, ऊपर लिखा हुआ है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और फिर फॉस्फेट। तो यहाँ पर एसीटोन आ रहा है, तो एसीटोन यानी कि कीटोन ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ट्रायोज का भी 2 फॉर्म हो गया, एक एल्डिहाइड और एक कीटोनिक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर स्ट्रक्चर और फिर देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर। तो पहले लीनियर देखते हैं DHAP का, ठीक है। तुम्हें पता है ये n=3 है, जैसे जैसे मैं बनाऊंगी इसके बाद n=4 वाले में इसी तरीके से अपने में बात करते करते बनाना, माइक म्यूट करके, ठीक है। लीनियर है यानी कि कोई पूरा एक ओपन चेन रहेगा। n=3 है क्योंकि हम DHAP बना रहे हैं और इसमें एक कीटोन ग्रुप है, तो सबसे पहले 3 कार्बन बनाओ। n=3 इसीलिए हम 3 कार्बन बनाएंगे। अब कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप हम कहाँ दे सकते हैं, क्योंकि कीटोन ग्रुप होता है C इस तरीके से, C+O, ठीक है। तो अगर हम यहाँ दे देंगे तो ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये CHO बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ दे देंगे तभी भी ये एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO बन जाएगा। यानी कि ये बात समझ लेना कि कीटोन ग्रुप कभी भी प्रेजेंट होता है तो वो टर्मिनल नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि अगर वो टर्मिनल प्रेजेंट होगा तो वो
एल्डिहाइड बन जाएगा और कीटोन में H प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इसे हर समय सब टर्मिनल देंगे, यानी कि टर्मिनल से कहीं पे भी नीचे, टर्मिनल कार्बन से नीचे वाले कार्बन पे। इसीलिए अब तुम्हें वो वाला पॉइंट याद आ रहा होगा कि अभी मैंने बताया था कि दो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, एल्डिहाइड और एक कीटोनिक, यानी एल्डोसिस और कीटोसिस। और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो हर समय टर्मिनल होता है और कीटोनिक ग्रुप हर समय सब टर्मिनल होता है। तो ये सब टर्मिनल समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया फिर से पूछ लेना। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे हो गया कीटोन ग्रुप हो चुका है। अब यहाँ पर पूरा नाम इसका है डाइहाइड्रोक्सी, यानी कि 2 OH ग्रुप होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी है, तुम्हें ये चीज समझ में नहीं भी आए कि कितना OH ग्रुप होगा, तो छोड़ो। जिसपे फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है वहां पे जाके OH लगा दो, ठीक है। यानी फंक्शनल ग्रुप से अपार्ट वाले कार्बन पे जाके OH लगा दो। अब हो गया, ठीक है। एक OH ग्रुप बस लगाना है, पूरा OH ग्रुप नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप अपार्ट फ्रॉम द कीटोनिक कार्बन, जो कार्बन बचा उसको OH ग्रुप लगाओ, एक एक, यानी इस पे एक और इस पे एक। अब पूरे वैलेंसी को फिल कर दो हाइड्रोजन से, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है, तो सबका हो गया 4। देखो इसका भी 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबका 4 हो चुका है। यानी ये स्ट्रक्चर है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का। इतना इजी स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है, N=3 से लेकर के N=5 तक जो भी तुम OH ग्रुप लगाओगे वो हर समय राइट हैंड साइड पे लगाओगे। देखो ये राइट साइड पे मैंने लगाया है, ये मेरा राइट है, ठीक है, और तुम्हारा भी राइट होगा शायद। तो हर समय N=3 से लेकर N=5 तक ये इस साइड लगाओगे, यानी कि OH यहाँ पे मत लिख देना और H यहाँ पर मत लिख देना, ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ। तो ये हो गया DHAP। अब इसमें तुम्हें क्या देखना है, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, 11th को पता नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। मैं 2 पॉइंट बोलूंगी, उस बेसिस पे तुम कायरल कार्बन देख सकते हो। देखो होता क्या है कि वो सारे कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हों, ठीक है, और उनमें सारे के सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो, यानी उस कार्बन से अटैच ग्रुप्स attached to that carbon are different, ठीक है। तो वैसे कार्बन को हम बोल देंगे कायरल कार्बन, और उस कार्बन के ऊपर हम लगा देंगे एक इस तरीके से स्टार, ठीक है, और हम कहेंगे कि अब ये कार्बन जो है ये दिखाएगा एक आइसोमेरिज्म, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी तो बस समझ लो, ठीक है, इसका ज़्यादा तुम्हें पढ़ाया जाएगा आगे। अभी बस जो समझाया जा रहा है बस उतना समझ के बस हम दिमाग में बैठा दो कि जिसके जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, इसमें सारे ग्रुप्स उस कार्बन से अटैच डिफरेंट हो, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। यानी कि अगर हम बोलें कि हमने उस पूरे कंपाउंड को उठा के एक किसी मीडियम में डाला और उसके थ्रू एक हम बोलते हैं PPL यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने पास किया, तो हमें 2 ओरिएंटेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बस तुम्हारे समझाने के लिए है, ठीक है। ये अगर तुम नहीं भी समझोगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया क्या होता है क्या नहीं होता, तब भी तुम्हारे ठीक है, ठीक है। जब हमने पास किया तो हमें 2 ओरिएंटेशन देखने को मिलेंगे, एक है D फॉर्म और एक है L फॉर्म, ठीक है। तो ये D फॉर्म इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी and L form is known as levorotatory, ठीक है, is known as levorotatory। अब देखो, तो तुम्हें बस क्या ध्यान रखना है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और वो कार्बन से अटैच हर एक ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो उस कार्बन को हम बोल सकते हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि वो पूरा कंपाउंड ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
एक भी अगर उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि वो दो फॉर्म दिखाएगा। जब उसमें से हम एक तरीके की लाइट पास करेंगे तो वो दो फॉर्म दिखाएगा, एक डी और एक एल। ठीक है, तो बस इतना हमें जानना है और कुछ नहीं। ये डी फॉर्म एल फॉर्म क्या होगा केमिस्ट्री में अच्छे से तुम्हें पढ़ाया जाएगा। तो अब इस पूरे कंपाउंड के ऊपर इस चीज को लागू करते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं, पहले वाले कार्बन से। ये 1, ये 2, ये 3। यहाँ देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp1 p2 p3, कोई दिक्कत नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन यहाँ पर दो सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये कायरल कार्बन नहीं होगा, उसे काट दो। अब ये तो पहले ही से sp1 p2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो वैसे ही कायरल नहीं होगा, पहला ही पॉइंट गलत है, तो दूसरे पे बढ़ेंगे ही नहीं। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर फिर से दो सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ये भी कायरल नहीं होगा। तो इन शॉर्ट इसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जो कायरल कार्बन है दैट इज इक्वल टू 0। इस वजह से ये OI यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ओके, अब इसके आगे एक और एग्जांपल पे बढ़ते हैं, फिर तुम लोग सॉल्व करोगे इसका क्वेश्चंस। किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो पहले तो। अब N इज इक्वल टू 3 के एक दूसरे कंपाउंड भी थे, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड। अब मैंने बोला था एल्डिहाइड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा CHO ग्रुप, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तुम क्या करोगे, 3 कार्बन बना लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि N इज इक्वल टू 3 का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब याद करोगे कि हाँ एल्डिहाइड ग्रुप तो है, वो टर्मिनल पोजीशन पे ही प्लेस होता है, तो अब तुम एल्डिहाइड ग्रुप के पोजीशनिंग यहाँ पर दे दोगे। ठीक है, और बचा हुआ कार्बन पे एक एक OH डाल दोगे, वो भी राइट साइड, और बचा जितना भी रहा उस पर तुम हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी फुलफिल कर दोगे, तो ये बन गया ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अब मुझे इसका स्ट्रक्चर मैंने रटा नहीं है, मैंने बस जो ऊपर में जो स्लाइड्स पार हुए हैं उसके बेसिस पे मैंने पढ़ के ये स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो अब इससे क्या साबित हुआ, इससे ही साबित हुआ कि ये ग्लिसरल्डिहाइड है। ठीक है, अब हम इसमें कायरल कार्बन देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो एल्डिहाइड ग्रुप इज टर्मिनल इन पोजीशन, तो वही ऊपर वाला स्लाइड सही साबित हुआ, यानी उसने सही इन्फॉर्मेशन हमें दिया था। अब ये कौन सा, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp1 p2, यानी कि यह कायरल कार्बन नहीं हो सकता, दूसरे पॉइंट पे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, अब इस कार्बन को देखते हैं sp1 p2 p3 sp3 है। ठीक है, अब इसमें ग्रुप्स देखते हैं अलग है कि नहीं, एक तो OH ग्रुप है, एक H ग्रुप है। अब देखो इससे एक अटैच्ड पूरा का पूरा ग्रुप ये वाला है, ये CHO, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, और नीचे है CH2OH। ठीक है, यानी कि इस कार्बन से एक ऊपर में जो ग्रुप अटैच्ड है दैट इज CHO, और दूसरा ग्रुप जो है दैट इज CH2OH, यानी कि हाँ ये कायरल कार्बन है। क्यों, क्योंकि इसमें चारों के चारों डिफरेंट वैलेंसीज अटैच्ड है। वहीं पर अगर तुम इसके बाद वाले कार्बन पे देखोगे, यानी N इक्वल टू मतलब 3 वाले कार्बन पे, तो इस पे 2 हाइड्रोजन आ चुका है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ये कायरल कार्बन नहीं है। तो यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन मिला, दैट इज दिस वन, यानी कि कार्बन नंबर 2, ये C1 C2 C3, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कायरल कार्बन का नंबर है 1, दैट इज C2, यानी कि ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ N इज इक्वल टू 3 में क्या हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, तुम लिखोगे हाँ देखने को मिलता है, अगर वो ग्लिसरल्डिहाइड है तो DHAP में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था। अब देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर हुआ, अब मैंने लीनियर और रिंग दोनों बताया था, ध्यान से सुनना। N इज इक्वल टू 3 में रिंग स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिलता, क्योंकि तुम ही बताओ
रिंग स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि रिंग स्ट्रक्चर या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, यानी कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5, तभी तो बनेगा रिंग। और ये n=3 है, तो रिंग बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे, इसीलिए। और कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो, मैं फिर क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज n=5 पहले कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर n=4 पे भी आ जाएंगे। अब n=5 को हम कहते हैं पेंटोज। ठीक है, इसमें आता है दो चीजें, एक है राइबोज, एक है डीऑक्सीराइबोज। इसके बाद है राइबोलोज, एराबिनोज। ठीक है, जाइलोज, जाइलुलोज। ठीक है, यानी कि ये सारे कंपाउंड्स हैं कीटोन और ये सारे कंपाउंड है एल्डिहाइड। अब n=5 में तुम मुझे बना के दिखाओगे राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्योंकि क्लोज तो मैं बताऊंगी, ओपन बनाओ, जो अभी ऊपर हमने बनाया ना वही बात। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना कि राइबोज जो है वो एक एल्डिहाइड है, फिर 5 कार्बन एटम्स बनाना, फिर एल्डिहाइड ग्रुप लगाना, फिर OH ग्रुप लगा के वैलेंसी फुलफिल करना, फिर देखना कायरल कार्बन कौन सा है, और फिर मुझे कायरल कार्बन की वैल्यू बताओ, तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ तुमने कर लिया। तुम्हारा 2 आया, रुको चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। 5 कार्बन बनाएंगे। 5 कार्बन बनाने के बाद सबसे पहले CHO ग्रुप एक टर्मिनल पोजीशन पे डाल देंगे। फिर मैंने बोला था n=5 तक सारे के सारे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे डालेंगे, तो n=5 ही है, सारे के सारे राइट हैंड साइड पे डाल दिए। बचे हुए वैलेंसीज को हमने फिल कर लिया हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद हमने देखा कि कायरल कार्बन कौन सा है, तो ये तो होगा नहीं, ये एक हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। n=3 आना चाहिए था। चेक करो एक बार, n=3 आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों?
अच्छा ठीक है। तो जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये कार्बन तो होगा नहीं। ये कार्बन, इसके बाकी वाले सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और इसमें एक ये ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये ग्रुप प्रेजेंट है, ऊपर में एक ये ग्रुप प्रेजेंट है, और नीचे में ये पूरा का पूरा ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ये तो कायरल होगा। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं, इसीलिए ये नहीं होगा। और सिमिलरली यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक OH है, पूरा ऊपर में ये ग्रुप प्रेजेंट है और इसके नीचे में ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो सारे ग्रुप्स डिफरेंट है, इस वजह से n इज इक्वल टू इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, n तुम लोग लिखो, कायरल कार्बन 3 हो जाएगा, और वो 3 कौन कौन सा होगा, C2, C3 एंड C4, यानी कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। तो अब हमें जो नेक्स्ट समझना है वो है रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 5 में जो रिंग हमें देखने को मिलता है वो होता है फ्यूरान रिंग, यानी कि फ्यूरानोज। इस टाइप का रिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें तुम क्या करोगे, कैसे रिंग बनाओगे, समझना। सबसे पहले एक ऑक्सीजन लिखो बीच में, इस तरीके से बनाओ। ठीक है, फिर ये जो यहाँ पर जो कार्बन आएगा वो ऑब्वियसली बात है कार्बन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 में सारे के सारे ऑक्सीजन OH ग्रुप राइट हैंड साइड, यानी कि सारे के सारे कार्बन में सारे के सारे OH ग्रुप राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो उसे नीचे की तरफ बनाना। यहाँ पे OH नीचे की तरफ, यहाँ पर भी OH नीचे की तरफ, यहाँ पर भी OH नीचे की तरफ, और यहाँ पर भी जो OH होगा वो भी नीचे की तरफ होगा, लेकिन यहाँ पर OH नहीं होगा, यहाँ पर होगा CH2OH। मुझे देखने दो ऊपर जाके इसका स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 और ये 5 है। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 कार्बन की जगह है ना, यहाँ पर 5, लेकिन ऊपर में 5 कार्बन दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 5 है। ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, एक कार्बन तो बच गया ना, तो उसे हम इस तरीके से ऊपर बनाएंगे, उसे हम लिखेंगे CH2OH। ठीक है, अब इसमें एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो पहला कार्बन होता है, ठीक है, जो पहला कार्बन है, ढंग से सुनना, वो लीनियर स्ट्रक्चर में पहला कार्बन CHO ग्रुप से अटैच्ड है या फिर एक फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एल्डिहाइड यानी एल्डोज की, यानी राइबोज की, इसीलिए हम बात करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो यहाँ पर जो मैं दिखाती हूँ, ऊपर जाकर रुको, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड एक कार्बन है, जो पहला कार्बन, तुम्हें बस इतना समझो कि जो पहला कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है इस रिंग में, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था वही अब यहाँ पर बस उसका O बचा है। अब ये कैसे हुआ है ये तुम लोग केमिस्ट्री में समझोगे, हाइड्रोलाइसिस का एक प्रोसेस होता है, उस तरीके से बनता है, इसमें वाटर रिमूव होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें तुम्हारे केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि वो कार्बन जो कि डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है, कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन, यानी कि पहले हम यहाँ का पूरा बैलेंस ही फुलफिल कर देते हैं, बचा हुआ तो हाइड्रोजन ही रहेगा। यानी कि ये एनोमेरिक कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप से अटैच रहता है, यानी कि इस ऑक्सीजन से अटैच रहता है, और कार्बन नंबर 1 को ही हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली कार्बन नंबर 1, क्योंकि वही अभी फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, आगे जाओगे तो तुम्हें और भी चीज़ें पता चलेंगी। अभी वो समझो कार्बन नंबर 1 को एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप से वो अटैच रहेगा, और इसी कार्बन नंबर 1 के अराउंड हमें देखने को मिलेगा 2 फॉर्म, दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अभी अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म क्या है समझ लो। अभी OH ग्रुप नीचे है, ठीक है, और मैंने बोला कि ये जो
जो भी कंपाउंड है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर रहा है ना, क्योंकि इसमें कायरलिटी प्रेजेंट है। तो ये इन केस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर अल्फा बीटा फॉर्म्स दिखाएगा, ठीक है, अल्फा बीटा फॉर्म्स दिखाएगा। जहां पर भी OH ग्रुप प्लेन के नीचे हो, ठीक है, यानी कि नीचे की साइड प्रेजेंट हो, वो सारे के सारे फॉर्म्स होंगे अल्फा फॉर्म। अब तुम इसका बीटा फॉर्म बनाओगे तो कैसे बनाओगे? अब क्या करो, फिर से वही वाला ग्रुप बनाओ, लेकिन यहाँ पर जो OH नीचे था उसे ऊपर लेके चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे, क्योंकि वही एनोमेरिक कार्बन है, उसी के अराउंड हम लोग अल्फा बीटा कर सकते हैं, और सब में सेम रखो, ठीक है। और सब में सेम रखना है। तो अब देखो, अब OH ग्रुप ऊपर चला गया है। OH ग्रुप जब ऊपर चला गया है तो इस फॉर्म को हम कहेंगे बीटा फॉर्म। अब इसे तुम याद कैसे करोगे, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट तो हो सकता है तुम्हें नहीं याद रहे, तुम्हें तो बस ये याद करना है कि अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है। मैं सच बता रही हूँ, बायोमोलिक्यूल्स इन केस ऑफ बायोलॉजी तुम्हें बस ये याद करना है कि अल्फा कौन है और बीटा कौन है, इन केस क्वेश्चन आ गया तो मैंने क्या ट्रिक डिजाइन की थी कि मैंने सोचा कि ये देखो, ये कुछ इस तरीके दिख रहा है, बीटा, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है तो बीटा, और जिसमें ऑक्सीजन जो नीचे की तरफ होगा वो अल्फा, क्योंकि एक अगर बीटा होगा तो दूसरा तो अल्फा ही होगा। तो मैंने इस तरीके से डिजाइन कर लिया था अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे 11th में इतना एनोमेरिज्म समझ में नहीं आया था, तो 11th पार मैंने ऐसे ही किया था कि अगर OH ऊपर है तो इस तरीके से मैंने बना के देख लिया था, हाँ वो ऊपर लग रहा है तो यानी बीटा। तो ये तुम यूज कर सकते हो ये ट्रिक, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ठीक है। आगे जाओगे तो मैं पढ़ाया जाएगा कि कैसे मतलब रिंग स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा कार्बन किससे अटैच होता है, ये तुम्हारे शायद 12th में है, तो तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी 11th पार करने के लिए ऐसे तुम पार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये हुई बात। अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर हमें बनाना है, उससे पहले ये जानो, राइबोस का तुमने नाम सुना होगा कहीं पर, RNA में RNA का फुल फॉर्म होता है, किसी को पता है? हाँ, तो उसमें राइबोस आ रहा है। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ RNA में अल्फा राइबोस प्रेजेंट है कि बीटा राइबोस प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर होगा कि RNA में या फिर DNA में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसका भी एक अल्फा फॉर्म होगा, इसका भी एक बीटा फॉर्म होगा। चाहे वो RNA हो चाहे वो DNA हो, दोनों के दोनों में बीटा फॉर्म ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी हमारे DNA और हमारे RNA में बीटा फॉर्म ऑफ राइबोस या बीटा फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोस इज प्रेजेंट। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट, अभी हमने राइबोस शुगर देखा, अब हम डीऑक्सीराइबोस शुगर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। देखो, डीऑक्सीराइबोस भी N=6 का ही एग्जाम्पल था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 कार्बन बना लेंगे। अपने कॉपी में जैसे बनाना है वो कॉपी में बनाते जाओ, क्योंकि टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ थोड़ा। और मुझे कायरल कार्बन बताओ कितना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर राइबोस आ रहा है, यानी कि ये भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। बचा हुआ सबको OH के ग्रुप से भर देंगे, बचे हुए वैलेंसीज H से पूरे करेंगे। जिसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है वो एक बार ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर राइबोस का था, ऊपर पलट कर देखोगे तो ये राइबोस का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है डीऑक्सी, यानी कि किसी एक पोजीशन पे OH ग्रुप गायब है, इसीलिए डीऑक्सी, ठीक है। तो वो कौन सा पोजीशन है, वो होता है 2 पोजीशन, यानी कि कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप नहीं होता है।
OH ग्रुप बोलने से ज़्यादा बेटर है कि ऑक्सीजन ग्रुप एब्सेंट होता है, ठीक है, इसीलिए डीऑक्सी नाम है। तो तुम भी क्या करोगे, राइबोज बनाओगे और उसमें से OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 में से हटा के यहाँ पर H कर दोगे, तो ये हो गया डीऑक्सी राइबोज। क्योंकि जो डीऑक्सी पोजीशन होता है वो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है, दिस इज अ फैक्ट, इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, ऐसा होता है बस। तो राइबोज में यहाँ पर OH था, डीऑक्सी राइबोज में H आ गया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। अब इसमें हम कायरल कार्बन देखेंगे। किसी का जवाब आया कायरल कार्बन का? 4, अच्छा चेक करते हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक है 3, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये नहीं होगा, तो ठीक है, कायरल कार्बन है 3, दैट इज 1 2 3 C3 C4 एंड C5। इसमें मैंने 6 कार्बन बना दिया है क्या? 1 2 3 4 5, मैंने 6 कार्बन बनाया, किसी ने बताया भी नहीं। राइबोज चल रहा है ना, हाँ गलती से मैंने n = 6 लिख दिया है, अच्छा कोई नहीं, यहाँ पे n = 5 होगा, गलती से 6 लिख दिया था, जिसमें अपने बस कार्बन एटम्स में गलती पर 1 2 3 4 5 यहीं तक बच रहेगा। वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा और ये भी नहीं होगा, यानी n = 2 होगा ना सर। C3 और C4, C5 में, हाँ वो तुमने शायद 6 बना दिया होगा, इसीलिए गलती से तुम्हारा आंसर 3 आ रहा होगा, हाँ 3 आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसका रिंग स्ट्रक्चर फिर से वही फ्यूरानोज होगा, तो फ्यूरान रिंग बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। फ्यूरान रिंग बनाने के बाद क्या करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 यहाँ से मार्क करेंगे, तो कार्बन नंबर 1 कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन है हमारा एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि ऑलवेज कार्बन नंबर 1 इज एनोमेरिक कार्बन विच इज अटैच्ड टू अ फंक्शनल ग्रुप, Fg का मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो ये एनोमेरिक कार्बन हो गया, ठीक है। दूसरा कार्बन पे दोनों साइड H है, ध्यान रखना, राइबोज में एक साइड OH था, तीसरा कार्बन पे एक साइड OH है, एक साइड H है, और चौथे कार्बन पे CH2OH और यहाँ पर H है। तो यहाँ पर OH ग्रुप नीचे प्रेजेंट है, इसीलिए अल्फा फॉर्म हो जाएगा, और बीटा अगर तुम्हें इसे बनाना है तो क्या करना कि फिर से बनाना, इसे सारे ग्रुप्स सेम रहेंगे, सिर्फ OH यहाँ पर ऊपर के साइड आ जाएगा, तो ये बीटा हो जाएगा। अब डीऑक्सी राइबोज है कि राइबोज है, ये देखने के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ ये वाला ग्रुप पे ध्यान देना, मेरा हाइलाइटर आ गया, यहाँ पे दोनों साइड H है C2 पे, ठीक है, C2 पे, और यहाँ पर एक जगह यहाँ पर OH, ठीक है, तो ये राइबोज हो जाएगा और वो डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो तुम्हें ध्यान से सुननी है, और वो क्या है तो समझना, मैं डीऑक्सी राइबोज पे समझाऊंगी। दो स्ट्रक्चर तुमने देखे, लीनियर और रिंग वाले। लीनियर में कायरल कार्बन आया था n = 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे तुम रिंग स्ट्रक्चर में देख के बताओ कि रिंग स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं।
नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में तुमने कायरल कार्बन के नंबर 2 बोली थी। अब तुम बताओ कि ये रिंग स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन देखने को मिल रहे हैं? देखते हैं, किसी और कोई और आंसर है इसके अलावा? किसी का भी? चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर इस कार्बन का वैलेंसी कितना है? sp1 p2 p3 sp3 है, और यहाँ पर चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो ये एक कायरल कार्बन हुआ। ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। चलो ठीक है, यहाँ पर चारों डिफरेंट एटम्स हैं, तो ये भी एक कायरल कार्बन हुआ, और ये भी एक कायरल कार्बन हुआ, और ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 2 H प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू, यानी कि सॉरी n छोड़ो, कायरल कार्बन इज इक्वल टू 3 है। अब तुम सोचो कि डीऑक्सीराइबोज अगर पूछा जाएगा तो तुम क्या लिखोगे कि कायरल कार्बन की नंबर 2 है कि 3 है? तुम्हें कुछ नहीं बताया कि रिंग स्ट्रक्चर में कि ओपन स्ट्रक्चर में, तो तुम क्या लिखोगे? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसमें तुम लिखोगे कि कायरल कार्बन की नंबर है 3। क्यों लिखोगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि कोई भी स्ट्रक्चर तुमसे पूछा गया, मान लो राइबोज ही पूछा गया, अभी डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं। डीऑक्सीराइबोज में कायरल कार्बन की नंबर कितनी है? तुमसे ना बोला गया कि रिंग, ना तुमसे बोला गया ओपन में, तुम क्या करोगे? प्रेफरेबली तुम रिंग स्ट्रक्चर बोलोगे कि इसमें कायरल कार्बन की नंबर 3 है, क्योंकि मैंने बताया था कि जनरली रिंग स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट करता है, लीनियर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वो हम अपने कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। ठीक है, और एक्वस मीडियम में जाके सबके सब रिंग ही में चेंज हो जाते हैं, और तुम्हें पता है कि सारे रिएक्शंस तो एक्वस मीडियम में ही होते हैं। ठीक है, जितने भी रिएक्शंस हैं, किसी भी रिएक्शन को कैरी करने के लिए तुम्हें उसमें पानी डालना ही पड़ेगा। ठीक है, 11 में हो, अभी तुम पता नहीं लैब गए हो कि नहीं अपने, कोई भी रिएक्शन तुम सॉलिड स्टेट में एकदम कर ही नहीं सकते, तुम्हें उससे थोड़ा तो एक्वस करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम रिंग स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं। तुमसे अगर कुछ नहीं पूछा गया तो तुम रिंग स्ट्रक्चर वाला आंसर दोगे कि n इज इक्वल टू 3। अगर वो लोग स्पेसिफाई कर दिया है कि नहीं ओपन में मुझे बताओ, तब तुम n इज इक्वल टू 2 पे जाओगे। ठीक है, अब राइबोज की बात करते हैं। राइबोज के ओपन लीनियर स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन के नंबर थी 3। ठीक है, अब एक बार रिंग में देखते हैं कितनी है। देखो, ये है एक, ठीक है, sp1 p2 p3 sp3 और सब कुछ अलग। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 2 H एक ही कार्बन पे अटैच है, ये कुछ ऐसा ग्रुप है। ये तो पूरा रिंग से अटैच्ड है, और यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कायरल कार्बन के नंबर हो गई 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अगर तुमसे पूछा गया कि कितना कायरल कार्बन है इसमें रिंग स्ट्रक्चर में, तो 4, और कुछ भी नहीं पूछा गया तब भी 4। अब यहाँ पर एक चीज छूट गया था तुम्हें बताना कि जैसे इस स्ट्रक्चर में तो मैंने बता दिया कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा है रिंग स्ट्रक्चर में, ओपन स्ट्रक्चर में कौन सा एनोमेरिक कार्बन होता है। तो समझो, ये वाला जो कार्बन है, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, यानी कि कार्बन नंबर 1, क्योंकि यहाँ ही से तुम नंबरिंग स्टार्ट करोगे, है ना। फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होता है। अगर तुमने 10th में वो पढ़ी होगी, तुम्हारे तो क्लास में था, मतलब क्या बोलते हैं, अरे हाँ, है ना, तो वो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होता है। अच्छा, हटा दिया जाता। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, तो इसी को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। सिमिलरली कहीं पे भी तुम्हें देखने को मिले तो वो ये वाला चीज एनोमेरिक कार्बन होगा। अब इसके बाद जो लास्ट हमें पढ़ना है दैट इज हेक्सोसस। आज पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पे ही टॉपिक था,
ठीक है, कल भी थोड़ा मोड़ा स्ट्रक्चर रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, आज ज़्यादा था। अब हम हेक्सोसिस की बात कर लेते हैं। तो हेक्सोसिस का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ठीक है। टाइम तो अभी बचा हुआ है, 10 मिनट है, बहुत है। हेक्सोस में हमने टेबल में देखा था कि इसमें आया था ग्लूकोज, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे ग्लूकोज फ्रक्टोज तुम्हारा मतलब जान नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हम बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, रुकना। ग्लूकोज जो है दैट इज एल्डिहाइड, मतलब एल्डोज। फ्रक्टोज इज कीटोज, मैंने बताया था ऊपर। तो अब तुम लोग क्या करोगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। ट्राई करो, जरूरी नहीं कि सही हो, ट्राई करो। n=6 है, वैसे ही स्टार्ट करो, अपने साथ बात करो और बनाओ। लेकिन थोड़ा जल्दी बनाना ताकि ये एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए इस क्लास में। देखते हैं, पहले तो 6 कार्बन बनाएंगे। 6 कार्बन बनाने के बाद एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे। एल्डिहाइड ग्रुप लगाने के बाद बचे हुए कार्बन आटम्स पे ऑक्सीजन लगाएंगे। लेकिन एक यहाँ पर ग्लिच ये है कि मैंने बताया था कि n=5 तक तो हम सब में राइट हैंड साइड OH डालेंगे। n=6 से मामला थोड़ा चेंज हो जाता है। वो थोड़ा चेंज क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 पे तो OH आ ही नहीं रहा है, कार्बन नंबर 2 पे भी OH राइट साइड लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे OH जो है वो लेफ्ट साइड लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे। फिर से सब जगह OH राइट साइड लगेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे ध्यान देना है कि उधर OH लेफ्ट साइड है, ठीक है। बस यही अंतर है और सब कुछ सेम है। खैर उससे कायरलिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर बस अंतर होगा। अब यहाँ पे कायरलिटी देखते हैं, ये तो होगा ही नहीं, ये हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है। तो n=4 है, 4 ही आंसर आया ना। हाँ ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन होगा, एनोमेरिक कार्बन होगा, कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन है। और सेकेंडली ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन है, इसीलिए इसे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि इसमें इसमें अगर हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे ग्लूकोज में, ठीक है, तो हमें मिलेगा, हम इसे बनाएंगे, हमने फ्यूरानोज और पायरानोज की बात की थी, तो पायरानोज टाइप का रिंग स्ट्रक्चर इसमें मिलेगा। ये एक याद करने वाली चीज़ है कि ग्लूकोज जब भी तुम बनाओगे तो एक हेक्सागन में बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। कार्बन नंबर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर OH को नीचे की तरफ, कार्बन नंबर 2 में भी OH नीचे की तरफ, कार्बन नंबर 3 में OH जो है लेफ्ट साइड है तो इसे ऊपर की तरफ कर दो, फिर कार्बन नंबर 4 में फिर नीचे की तरफ, कार्बन नंबर 5 में
CH2OH पूरा लगा हुआ है और H, तो बचे हुए वैलेंसीज को HH से फुल कर दो। तो 6 कार्बन हो गए क्या, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और ये छठा, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, ग्लूकोज है ये। अब इसमें तुम क्या बोलोगे कि इसमें ये अल्फा ग्लूकोज है कि बीटा ग्लूकोज है? ये हाँ, ये एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, तो ये बीटा सॉरी अल्फा है क्योंकि इसमें OH नीचे है, और अगर इसी पोजीशन पे OH ऊपर रहता तो ये हो जाता बीटा। अब लास्ट हम लोग जल्दी से फ्रक्टोज डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अब वही बस डिस्कस करना बाकी रह गया। ये सारी चीज़ें फिर से तुम्हें पढ़ाई देंगी केमिस्ट्री में, तो तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, वेग नहीं रहोगे तुम। फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है। ठीक है, यहाँ पर भी फिर से N=6 होता है, तो इन स्ट्रक्चर मैं ही बना देती हूँ, 5 मिनट बस बचा हुआ है, इसीलिए जिससे बनाना है जल्दी बना के बस कायरल कार्बन बता दो। कहीं बीच में नहीं, सब टर्मिनल, यानी कि जो ये टर्मिनल एटम है उसके जस्ट नीचे। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सबसे पहले 6 कार्बन एटम बनाएंगे, सेकेंड वाली पोजीशन पे कीटोन ग्रुप को डालेंगे, यानी C डबल बॉन्ड O। अब सब पे OH जो होगा वो राइट साइड होगा, लेकिन कार्बन नंबर 3 पे जैसे मैंने बताया था कि चेंज हो जाएगा, वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 यहाँ पर है, तो ये लेफ्ट साइड चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब और सब में तो इसी साइड रहेगा। अब कायरल कार्बन देखते हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। हाँ, कायरल कार्बन है 3, गुड, कायरल कार्बन है 3। अब जल्दी से इसे हम क्या करेंगे, इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, पहले इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि फ्रक्टोज जो होगा वो फ्यूरानोज होगा। फ्रक्टोज जो होता है ना वो फ्यूरानोज होता है, यानी कि फ्यूरान रिंग पे बनता है। ये N है, फ्यूरान रिंग पे बनता है, यानी कि पेंटोज रिंग पे बनता है। ऐसे भी याद कर सकते हो, F फ्रक्टोज फ्यूरान, ये बस इसके लिए है। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे इस बार, इसमें थोड़ा सा ग्लिच है क्योंकि देखो यहाँ पे सब टर्मिनल पोजीशन पे चला गया कीटोन, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आता है। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज क्या आता है कि कार्बन नंबर 1 ये वाला है ना, तो इसे हम CH2OH इधर लिखेंगे और ऊपर में H लिख देंगे। तो कार्बन नंबर 1 यही रहेगा, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और 6 बताऊंगी कहाँ होगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। कार्बन नंबर 3 पे क्या था, OH लेफ्ट साइड पे था, तो OH ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और सब में OH नीचे की तरफ रहेगा। अब 6 कार्बन है यहाँ पे, बस 5 ही कार्बन मेंशन हुए हैं, तो एक कार्बन यहाँ पर ऐसे लिख दो, CH2OH और H, तो ये छठा कार्बन यहाँ पर आ गया। ठीक है, छठा कार्बन आ चुका है। अब यहाँ पर O से डायरेक्टली अटैच्ड वाला जो कार्बन है दैट इज कार्बन नंबर 2, इस वजह से कार्बन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन नंबर 2 जो है ना वो एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा क्योंकि वही ग्रुप डायरेक्टली O से अटैच्ड है। ओके, वैसे 5 वाला भी अटैच्ड है, लेकिन हम लोएस्ट नंबर वाला लेंगे, दैट इज जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है।
ठीक है, तो दैट इज कार्बन नंबर 2। तो ये एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा। तो इसके अराउंड हमें अल्फा बीटा देखने को मिलेगा, यानी कार्बन नंबर 2 के अराउंड ये जो ग्रुप है, इस अगर CH2OH नीचे है तब अल्फा, अगर यही CH2OH ऊपर चला जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर OH नहीं है इस बार, हर समय कार्बन नंबर 2 पे H और OH रहता था, यहाँ इस बार OH नहीं है, इसीलिए अब अगर कार्बन नंबर 2 ऊपर चला जाए, सॉरी CH2OH ऊपर चला जाए और सारी ग्रुप्स वैसे ही रहे, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर H, तो ये हो जाएगा देखो बीटा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बीटा तुम ऐसे तो नहीं लिखोगे, अगर तुम्हें लगे कि ये बीटा है फ्रॉम माई वे, तो ये तुम ऐसे तो बीटा लिख नहीं सकते हो, बीटा तो ऐसे ही लिखोगे, और ऊपर में कोई बड़ा सा ग्रुप फंसना चाहिए, तो बड़ा सा ग्रुप CH2OH है, तो ये बीटा हो जाएगा। ये मैंने ये ट्रिक डिस्कवर की थी, मतलब मुझे नहीं पता, अगर तुम समझ लो ज़्यादा बेटर है कॉन्सेप्ट को, ठीक है, अगर इन केस वहाँ पे कंफ्यूज कर जाओ तो ये ट्रिक लगा लेना, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे अल्फा फ्यूरानोज, या सॉरी अल्फा फ्रक्टोज, और इसे हम कहेंगे बीटा। अब लास्ट पॉइंट ये है कि अभी हमने ऊपर में डीऑक्सीराइबोस पढ़ा था और बोला था कि अल्फा बीटा दोनों फॉर्म होते हैं, राइबोस में भी और डीऑक्सीराइबोस में भी, लेकिन बीटा फॉर्म ही पाए जाते हैं DNA और RNA में। लेकिन ये सेम चीज़ यहाँ पर नहीं होती, ऐसा एक कॉन्सेप्ट मत बना लेना कि हर जगह बीटा ही फॉर्म मिलेगा। जैसे कि ग्लूकोज में अल्फा फॉर्म भी प्रेजेंट है, बीटा फॉर्म भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं वो जुड़ जुड़ कर बनाते हैं स्टार्च को, यानी मोनोसैकेराइड देखो एक पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनाएंगे। और उसी तरीके से बहुत सारे अगर बीटा ग्लूकोज जुड़ गए तो ये बना देते हैं सेल्यूलोज, ठीक है। तो आज का क्लास में बस यही पढ़ना था तुम्हें, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, और नहीं तो एक काम करो, ये अच्छे से इसे समझ लो, समझने के बाद ज़्यादा डाउट आएंगे तब पूछना, जैसे समझ में आए। हाँ, वैसे अभी इस टॉपिक में किसी को डाउट है तो पूछ ले, ऐसा नहीं है कि अगली क्लास में पूछना है। अच्छा, क्या कंफ्यूजन है? ग्लिसरल्डिहाइड, हाँ हाँ, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब वो कैसे एल्डिहाइड हुआ ये? अच्छा देखो, ग्लिसरल्डिहाइड के एंड में एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, ये एक बस ट्रिक है, इसीलिए यहाँ पर CHO ग्रुप आएगा, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे टोन आ रहा है, और कीटोन, समझ रहे हो, कीटोन। वैसे एसीटोन का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी तुम्हें पता नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तुम्हें कब पता चलेगा, जब तुम क्लास 12 में जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब तुम्हें ये चीज़ पता चल जाएगा, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी क्योंकि इसमें एसीटोन और कीटोन में भी टोन आ रहा है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे कि इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। और ग्लिसरल्डिहाइड में अल्डिहाइड आ रहा है, इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ये चीज़ समझ में नहीं आई थी क्या, कि किसमें? समझ में आ गया? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, जिसको डाउट नहीं है वो मीटिंग लीव कर सकता है, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना तुम लोग। बिल्कुल, हाँ, तो हो सकता है कि आज भी तुमसे वो क्वेश्चन शायद ना बने, क्योंकि अभी कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बट ट्राई मारना, अगर बन गया तो अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल।